हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजीसी नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही आसान इंश्योरेंस है, इसमें तो क्या सीखना क्या जानना। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इंडिया टुडे की वेबसाइट हमें बता रही है कि इंडिया के अंदर हर एक 3 मिनट में एक बर्गलरी का या तो रोबरी का या तो ब्रेक इन का इंसिडेंस बनता है हर एक 3 मिनट में। तो आप सोच सकते हो कि पूरे इंडिया में अगर इतने बनते हैं केसेस, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में बर्गलरी का कितना इम्पोर्टेंस होगा। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चल रही होती है बैंक में, तो वो बैंक जो है वो फायर इंश्योरेंस के साथ साथ बर्गलरी इंश्योरेंस लेने के लिए भी कस्टमर को रेकमेंड करती होती है। बर्गलरी इंश्योरेंस कवर क्या करती है? तो बर्गलरी इंश्योरेंस जो कवर करती है वो है बर्गलरी और हाउस ब्रेकिंग। अब ये दोनों की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि अलग अलग जो वर्ड्स जो है वो वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है एज पर इंडियन पिनल कोड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस ब्रेकिंग के बारे में। तो हाउस ब्रेकिंग का डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 445 के अंदर दिया हुआ है। उसका मीनिंग ये है, ये डेफिनेशन ये है कि अगर कोई इंसान, इफ ए पर्सन who commits house trespass if he effects his entrance into the house or any part of it, or if being in the house or any part of it for the purpose of committing an offense, or having committed an offense he quits the house or any part of it, such entrance or exit being made in 6 ways as described in the penal code is said to commit house breaking। यहाँ पे हमें यह समझना है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंस जो है ना, उसका मीनिंग ये है कि किसी की प्रॉपर्टी के अंदर परमिशन के बिना आप एंटर होते हो तो उसको ट्रांसपेरेंस बोलते हैं। लेकिन ये ट्रांसपेरेंस जो है, किसी की प्रॉपर्टी में एंटर होना विदाउट परमिशन, उसका जो इंटेंशन है वो अगर गलत है, इंटेंशन कोई ऑफेंस करने का है, कमिटिंग एन ऑफेंस, तो उसको हम हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे। आप कहोगे यार, हम दोस्तों के घर जाते हैं बिना बुलाए बिना कहे, तो क्या वो ट्रांसपेरेंस हुआ? लेकिन नहीं, वो ट्रेसपेस नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेसपेस की डेफिनेशन के मुताबिक आपका जो एंट्री है ना, वो एक कोई ऑफेंस, जो कायदे का उल्लंघन करने का जो कोई एक कार्य है वो करने के लिए आप जाते हो, तो ही उसको हम हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे, वरना उसको हम हाउस ब्रेकिंग नहीं बोलेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन है, थेफ्ट की डेफिनेशन है। तो एज पर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 378 थेफ्ट क्या होता है? तो whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the consent of that person, or any person having for that purpose authority, moves that property in order to such taking is said to commit theft। मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि थेफ्ट जो होती है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही थेफ्ट होती है। कभी हमने सुना है कि किसी का घर चोरी हो गया या किसी की ज़मीन चोरी हो गई? नहीं, ऐसा कभी ना देखा है ना कभी सुना है। चोरी जो होती है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है। तो किसी की प्रॉपर्टी है, उसको आप डिसऑनेस्टली उनसे ले लेते हैं, छीन लेते हैं,
तो ऐसे कार्य को हम थेफ्ट मानेंगे एज पर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 378। अब आती है रॉबरी। तो रॉबरी के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 390 के अंदर उसकी डेफिनेशन है रॉबरी की, कि हमने आगे जो थेफ्ट की डेफिनेशन देखी, ये थेफ्ट की डेफिनेशन थी। तो रॉबरी भी थेफ्ट ही है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि सेक्शन 390 में ऐसा लिखा हुआ है रॉबरी के बारे में कि ये थेफ्ट करने के लिए अगर ये जो थेफ्ट करने वाला जो है वो या तो किसी की मृत्यु निपजाता है, किसी को मार डालता है थेफ्ट करने के लिए, या किसी को नुकसान पहुंचाता है, या तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या तो कोई धाक या धमकी से या छुरा दिखा के किसी को वहाँ पे ही खड़ा कर देता है, या तो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या तो किसी को मार डालने की धमकी देता है। तो इस प्रकार की धाक और धमकी से जो चोरी होती है उसको हम रॉबरी कहते हैं एज पर इंडियन पिनल कोड। और रॉबरी का रिस्क भी बगैर इंश्योरेंस के अंदर कवर रहता है। फिर आता है डेकोइटी। एज पर सेक्शन 391 ऑफ इंडियन पिनल कोड, डेकोइटी क्या होता है? तो वेयर 5 और मोर पर्सन्स कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट ए रॉबरी और आर प्रेजेंट एंड एट सच कमीशन और अटेम्प्ट, एवरी वन ऑफ देम इज सेड टू कमिट डेकोइटी। यानी कि ये एक टाइप की रॉबरी ही है डेकोइटी जो है वो। बस डिफरेंस इतना है कि डेकोइटी के अंदर 5 या उनसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम डेकोइटी बोलते हैं। अगर 5 लोग से कम है तो उसको हम रॉबरी कहेंगे, उनसे ज़्यादा है तो डेकोइटी कहते हैं। ये डकैत का अपभ्रंश होके अंग्रेज़ों ने उसको डेकोइटी ऐसा नाम दे दिया है। तो ये डेकोइटी जो है, जरूरी नहीं कि सब 5 लोग एक ही साथ हाजिर होना चाहिए। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे चोरी कर रहा है तो कोई एक इंसान दूर बाहर रोड के ऊपर कार के अंदर बैठे बैठे किसी को गाइड कर रहा है। तो ऐसे कोई 5 या उनसे ज़्यादा लोगों की अगर टीम इन्वॉल्व है चोरी करने में तो उसको हम डेकोइटी बोलेंगे। हमने एक मूवी आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, ओशंस 11। तो उसके अंदर 11 लोगों की एक टीम होती है जो एक चोरी को अंजाम देती है। तो इस प्रकार का जो एक्ट जो होता है कार्य, उसको हम डकैती बोलेंगे। अब आता है बर्गलरी के मीनिंग के बारे में। तो बर्गलरी का मीनिंग क्या है? तो बर्गलरी जो है ना वर्ड, उसका कोई भी मीनिंग इंडियन पिनल कोड के अंदर नहीं है। इंडियन पिनल कोड के अंदर सिर्फ हाउस ब्रेकिंग, रॉबरी, डकैती वो सब की डेफिनेशन है, लेकिन बर्गलर की कोई डेफिनेशन नहीं दी है। लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा कार्य होगा, कैसा होगा, तो उसको हम बर्गलरी मानेंगे और पॉलिसी के अंदर उसको हम कवर करेंगे। तो उसके 3 पहलू है, ए, बी और सी। सबसे पहले हम ए के बारे में बात करेंगे। तो थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी described in the policy schedule following upon felonious यानी कि क्रिमिनल एंट्री ऑफ द said premises by violent and forcible means। यानी कि ये सपोज आपकी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री होती है, लेकिन वो एंट्री कैसी होती है? वायलेंट एंड फोर्सिबल। ये 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री अगर वायलेंट एंड फोर्सिबल है
और जो एंट्री का जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल है, तो वैसी जो चोरी होती है वो बर्गलरी पॉलिसी के अंदर कवर रहेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंट्री होती है वो कांच तोड़ के, विंडो का कांच तोड़ के होती है। हालांकि ये एक इमेजिनरी काल्पनिक ये पिक्चर है, बस आपको समझाने के लिए। तो इस तरह का कोई एंट्री होती है या का विंडो को तोड़ के या जो डोर है उसको तोड़ के एंट्री होती है, तो उसको हम बर्गलरी पॉलिसी के अंदर कवर करेंगे। तो ये तो हुआ एंट्री के बारे में। अब दूसरा पहलू देखते हैं कि इसमें एंट्री तो बस चुपचाप होती है, लेकिन जो एग्जिट होती है वो एग्जिट होती है वायलेंट एंड फोर्सिबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थेफ्ट बाय ए पर्सन इन द प्रेमाइसिस हु सब्सिक्वेंटली ब्रेक्स आउट बाय वायलेंट एंड फोर्सिबल मीन्स। तो इस पिक्चर के आप देख सकते हो कि एक इंसान जो है वो एक शॉप के अंदर जो अंदर एंटर होता है तब तो बाय डोर आता है, जैसे आम लोग आते हैं वैसे ही वो आया होगा दुकान के अंदर। लेकिन उसकी जो एंट्री होती है वो यहाँ पे फोर्सिबल एंड वायलेंट होती है। वो निकलता है तो दरवाजा का कांच तोड़ के निकलता है। तो अगर एग्जिट जो है वो वायलेंट एंड फोर्सिबल है, उसको भी हम बर्गलरी मानेंगे और पॉलिसी के अंदर ये कवर रहेगा। तो हमने एक के अंदर देखा कि एंट्री है वो वायलेंट है, दूसरे में देखा कि एग्जिट जो है वो वायलेंट है एंड फोर्सिबल है, हम देख सकते हैं। अब तीसरा पहलू है यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस नीड नॉट बी अगेंस्ट प्रॉपर्टी ओनली, इट कैन बी अगेंस्ट द पर्सन ऑल्सो। यानी कि मतलब छुरी दिखा, छुरा दिखा के या तो गन दिखा के ये जो फोर्स और वायलेंस का जो यूज होता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी के सामने ही नहीं होता, लेकिन कोई इंसान के सामने भी अगर इसका यूज होता है फोर्स का और वायलेंस का, तो भी वो बर्गलरी के डेफिनेशन के अंदर आएगा। ना व्हाट इज कवर इन बर्गलरी इंश्योरेंस। अब ये सब चीज़ हमने देख ली कि होल्ड मतलब हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, रोबरी क्या होता है, डकैती क्या होता है, फोर्सेबल एंट्री होती है या तो फोर्सेबल एग्जिट होती है, या तो ये जो फोर्स का जो यूज़ है वो ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही नहीं इंसान के ऊपर भी हो सकता है। अब बर्गलरी के अंदर क्या कवर होता है तो वो हम देखते हैं कि बर्गलरी के अंदर जो थेफ्ट है वो कवर होती है, लेकिन थेफ्ट कैसी होनी चाहिए, फोर्सिबल एंड वायलेंट, या तो एंट्री होनी चाहिए 1 नंबर, या तो एग्जिट है वो फोर्सिबल होनी चाहिए 2 नंबर, या तो एंट्री भी फोर्सिबल हो और एग्जिट भी फोर्सिबल हो, दोनों फोर्सिबल हो वायलेंट हो, तो भी वो वैसी जो थेफ्ट है उसको भी हम बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर हम कवर करेंगे। फिर दूसरा है इट ऑल्सो कवर्स द रिस्क ऑफ होल्ड अप, यानी कि हमने प्रीवियस स्लाइड में जो देखा था यहाँ पे जो हो रहा है इसको हम होल्ड अप बोलेंगे। गन दिखा के या कोई ऐसा कोई वेपन दिखा के जो सामने वाला इंसान है, प्रॉपर्टी का जो ओनर है या उनके जो एम्प्लॉई है, उसको डरा धमका के जो उसको रिस्ट्रेन करता है उसको हम होल्ड अप कहते हैं। तो होल्ड अप का जो रिस्क है वो भी बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर कवर रहता है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टॉक, गुड्स हेल्ड इन ट्रस्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, टूल्स, मशीनरीज एंड ऑल अदर कंटेंट। मतलब कि बर्गलरी के अंदर ये जो चार दीवार है, ये जो घर है, ये घर की जो चार दीवारें जो है उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्टॉक हो या गुड्स हेल्ड इन ट्रस्ट, किसी और का सामान हो, फर्नीचर फिक्सर हो, कोई टूल्स हो, कोई मशीनरी हो, कोई ऐसी कोई भी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें कंटेंट कवर रहती है बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर।
बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर जो ज्वेलरी जो होती है वो कवर नहीं होती। और दूसरा कवर क्या नहीं होता, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों चीज़ कवर नहीं रहती। यानी कि करेंसी नोट जो है वो कवर नहीं रहता है। डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, रेवेन्यू स्टैम्प, फिर पोस्टेज स्टैम्प, ये सारी चीज़ें जो है वो कैश या कैश इक्विवेलेंट है। ये कोई भी चीज़ इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती, क्योंकि कैश के लिए सेपरेट एक मनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोडक्ट होता ही है मार्केट के अंदर। तो अगर कस्टमर चाहे तो ये प्रोडक्ट ले सकता है मनी इंश्योरेंस का कैश के लिए। तो बाकी सब प्रॉपर्टी कवर रहती है बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर। अब बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर और क्या कवर रहता है, तो जो कंटेंट जो मैंने बात बताई, कंटेंट तो कवर रहता ही है। यानी कि टूल्स, मशीनरीज, कोई कोई सामान, गुड्स वगैरह, सारे कंटेंट कवर रहते हैं। साथ साथ में बिल्डिंग भी कवर रहता है। लेकिन कैसे कवर रहता है बिल्डिंग, तो रॉबरी करने के लिए, हाउस ब्रेकिंग करने के लिए जो मकान को जो नुकसान होता है, बिल्डिंग को जो नुकसान होता है, वो लॉस बर्गलरी पॉलिसी के अंदर कवर रहता है। फॉर एग्जांपल, ये जो घर है उसको अंदर एंट्री होने के लिए दरवाजे को तोड़ता है चोर, और दरवाजे को तोड़ के अंदर आता है। फिर यहाँ पे जो सामान है वो सामान यहाँ पे चोरी कर लेता है। तो सामान तो कवर रहता ही है, साथ साथ में ये जो दरवाजा का जो नुकसान किया तोड़ने का, उसका भी जो कॉस्ट जो होता है वो भी यहाँ पे कवर रहता है बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर। अब ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है, तो ये पॉलिसी हाउस होल्डर्स ले सकते हैं। यानी कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वाले जो ओनर है, वो अपने मकान के अंदर जो भी सामान है उसको कवर करने के लिए, बर्गलरी से कवर करने के लिए ये ले सकते हैं। शॉप्स यानी कि दुकान वाले लोग अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, बर्गलरी का इंश्योरेंस ले सकते हैं। गोडाउन या वेयर हाउसेस जो है वहाँ पे चोरी होने का या बर्गलरी होने का बहुत ही रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो ओनर है, गोडाउन के ओनर्स या वेयर हाउसेस के जो ओनर है, वो ये पॉलिसी ले सकते हैं। फिर फैक्ट्रीज़, जहाँ पे कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, वो लोग भी अपने मशीनरी या अपना जो माल सामान है उसको बर्गलरी के रिस्क से छुटकारा पाने के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब ये पॉलिसी में एक्सक्लूजन क्या क्या है वो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है लॉस और डैमेज वेयर एनी मेंबर ऑफ द पॉलिसी होल्डर और हिज बिजनेस स्टाफ इज इन्वॉल्व्ड। बर्गलरी हुई तो सही, लेकिन वो बर्गलरी होने में जो प्रॉपर्टी का ओनर है, ओनर का कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, या तो कोई कंपनी या कोई दुकान है उसका जो कोई स्टाफ है, वो स्टाफ मेंबर को इन्वॉल्व है, वो चीज़, वो जो घटना बनती है बर्गलरी की उसके अंदर, तो वैसा रिस्क इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं रहेगा। दूसरा है लॉस और डैमेज टू मोटर व्हीकल्स आर नॉट कवर्ड, क्योंकि मोटर व्हीकल्स की चोरी या बर्गलरी जो है उसको, उसके लिए सेपरेट मोटर पॉलिसी आती ही है मार्केट में। तो ये जो मोटर व्हीकल की जो पॉलिसी आती है उसमें तो ये सारे रिस्क कवर होते ही है, चोरी का, बर्गलरी का, कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो रिपेयर करने का, वो सारे रिस्क कवर रहते ही है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। इसलिए मोटर व्हीकल का जो चोरी है वो बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूजन में रहेगा। फिर थर्ड है लॉस और डैमेज टू प्लेट ग्लास नॉट कवर्ड, क्योंकि
प्लेट ग्लास के लिए एक सेपरेट पॉलिसी आती है, प्लेट ग्लास इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये प्लेट ग्लास जो है वो वाली प्रोडक्ट में कवर होंगे, लेकिन बर्गलरी पॉलिसी के अंदर प्लेट ग्लास कवर नहीं होंगे, वो एक्सक्लूजन में रहेंगे। लॉस और डैमेज ड्यू टू फायर, रायट, स्ट्राइक्स, टेररिज्म नॉट कवर्ड। ये जो भी रिस्क है ये सब एड ऑन कवर है। अगर कस्टमर एक्स्ट्रा प्रीमियम भरता है तो ये सारे चीज़ का कवरेज उनको मिलेगा। बाकी नॉर्मल बर्गलरी पॉलिसी के अंदर ये सारे जो रिस्क है, फायर, रायट्स, स्ट्राइक्स, टेररिज्म, ये सब एक्सक्लूजन में रहेंगे। फिर है लॉस डिस्कवर्ड ड्यूरिंग टेकिंग स्टॉक। अब देखिए, जो दुकान है या वेयर हाउस है, गोडाउन है या घर है, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो चोरी हुई उसका पता कब चलता है? तो जब स्टॉक का जो टैली करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट टैली करते हैं, तब पता चलता है कि अरे इतना तो स्टॉक कम है। तो ऐसा जो लॉस जो डिस्कवर होता है वो वाला लॉस यहाँ पे कवर नहीं रहता, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो उसकी जो एंट्री है चोर की, या तो उसकी जो एग्जिट है, वो यहाँ पे फोर्सिबल या वायलेंट होनी चाहिए, तभी उसको हम बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके बाद है लॉस डैमेज टू डीड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश, स्टैम्प्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चेक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंटिक आइटम्स, मेडल्स, कॉइन्स नॉट कवर्ड अनलेस डिक्लेयर एंड अग्रीड टू बी कवर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये चीज़ें ये पॉलिसी के अंदर कवर नहीं रहता। अगर एंटिक आइटम वगैरह जो है, मेडल्स, एंटिक आइटम, मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसको कवर करना है तो उसको पुलिस प्रपोजल फॉर्म के अंदर सेपरेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो अगर एंटिक आइटम है तो उसका एक सर्टिफाइड वैल्यूअर के द्वारा वैल्यूएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये एंटिक पीस है, उसका ये वैल्यू होता है, तभी उसका कवरेज होगा, वरना इंश्योरेंस कंपनी मना कर देंगी कि ये चीज़ों का हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे। फिर है वॉर एंड अलाइड रिस्क। दो देशों के बीच में युद्ध होता है और नुकसान होता है प्रॉपर्टी को, तो ऑब्वियसली वो एक्सक्लूजन में ही रहेगा, क्योंकि बर्गलरी का डेफिनेशन हमने देखा कि एंट्री या एग्जिट या तो दोनों फोर्सिबल एंड वायलेंट है तो ही रिस्क कवर है, बाकी तो सारे चीज़ जो भी है वो कवर नहीं रहेगा। तो वॉर एंड अलाइड रिस्क जो है वो कवर नहीं रहेगा। डेप्रिसिएशन एंड वेयर एंड टेयर, वो कवर नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ पेपर फाइल्स, प्लान्स, रिकॉर्ड्स, ड्राइंग्स, प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन एट्सेट्रा, यानी कि ये सब चीज़ की चोरी हो गई तो ये सब रिकॉर्ड्स को या ड्राइंग्स को या जो प्रोग्राम को इंस्टॉल किया था मशीनरी में, उसको सब रिस्टोर करने का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस इसमें कवर नहीं होगा। फिर है डेब्रीज रिमूवल एक्सपेंस, ये भी बर्गलरी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होता। फिर एक्सक्लूजन में आगे हम बढ़ते हैं कि रिजल्टिंग फ्रॉम एनी एक्ट कमिटेड बाय एनी अदर पर्सन लॉफुली ऑन द प्रेमाइसिस, मतलब किसी इंसान के पास लॉफुली कोई राइट है किसी प्रॉपर्टी को नुकसान मतलब गिराने का, नुकसान पहुंचाने का या गिरा देने का, तो वैसा जो नुकसान है वो एक्सक्लूजन में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो पिक्चर है, इस मकान को जेसीबी के द्वारा गिराया जा रहा है। किसी कोई गैंगस्टर का ये हाउस है और लोकल जो अथॉरिटी है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि ये मकान को गिराया जाए। तो इस प्रकार का जो नुकसान है वो कवर नहीं होता, इसको हम बर्गलरी नहीं मानेंगे, क्योंकि लॉफुली जो बॉडी है उन्होंने ऑर्डर दिया होता है कि इसको गिराना है। फिर एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है इस पॉलिसी के अंदर, पेयर एंड सेट क्लोज, where the goods are in pair or set, the policy doesn't pay more than the value of any particular part lost।
मतलब कि कोई आइटम, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जिसमें पैर होती है। जैसे कि आप इसको ही मान लो, फॉर एग्जांपल ये शूज़ की पैर है, एक राइट लेग का शूज़ है, दूसरा लेफ्ट लेग का शूज़ है। अगर जो चोर है वो कोई एक शूज़ को यहाँ पे चोरी कर लेता है, ठीक है, और ये शूज़ की कीमत मान लो कि 2000 रुपये है, तो एक शूज़ का चोरी हो गया तो कस्टमर के लिए तो 2000 रुपये का ही लॉस है, क्योंकि कस्टमर जो है वो एक शूज़ पहन के तो थोड़ी ना जाएगा। तो फिर कस्टमर बोला कि मुझे तो 2000 रुपये का नुकसान हुआ है, मुझे तो 2000 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन नहीं, पेरेंट सेट क्लॉज ये कहता है कि एक्चुअल जो नुकसान हुआ है उतना मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये 2000 की जो शूज़ की पेयर है, सिर्फ एक ही शूज़ का अगर चोरी हुआ है तो यहाँ पे एक्चुअल नुकसान तो सिर्फ 1000 रुपये का ही हुआ है। तो पेरेंट सेट क्लोज के मुताबिक सिर्फ कस्टमर को 1000 रुपया ही मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल नुकसान तो इतना ही हुआ है। ये शूज़ तो अभी भी है कस्टमर के पास। ये तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये शूज़ का ही हो। ऐसे कई प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जो पैर में होती है। तो अगर चोर चोरी करने आता है और हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देता है और एक आइटम ले जाता है और दूसरे आइटम छोड़ जाता है, तो कस्टमर के लिए तो भले ही वो दोनों का नुकसान है इंट्रिंसिक वैल्यू में देखें तो, लेकिन एक्चुअल नुकसान तो सिर्फ एक ही पार्ट का है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी पेरेंट सेट क्लोज में। सिर्फ एक ही आइटम का जो एक्चुअल जो लॉस हुआ है उसी आइटम का पैसा मिलेगा, दोनों जो पेयर जो है उनका पैसा नहीं मिलेगा। अब एक्सटेंशन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि रायट्स एंड स्ट्राइक्स जो है वो यहाँ पे कवर नहीं है, टेररिज्म भी कवर नहीं है, थेफ्ट एंड लार्सनी मतलब थेफ्ट, ऐसी थेफ्ट जिसमें फोर्सिबल या वायलेंट एंट्री या एग्जिट नहीं है, वैसी जो आम थेफ्ट जो है वो भी कवर नहीं है बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर। ये बहुत ही लोगों के अंदर ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होगा, गैर मान्यता होगी कि थेफ्ट है वो कवर होती है बर्गलरी के अंदर। नहीं, बर्गलरी पॉलिसी के अंदर थेफ्ट कवर नहीं होती। थेफ्ट कवर करने के लिए एड ऑन कवर लेना पड़ता है थेफ्ट का, और उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम भी भरना पड़ता है। उसके बाद ही थेफ्ट का जो रिस्क है वो कवर होगा। फिर है डेब्रिज रिमूवल। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सटेंशन। अब ये जो पॉलिसी है उसके अंदर एड ऑन कवर लेने के साथ कुछ चीज़ें एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे कि रायट्स एंड स्ट्राइक जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के ये जो रिस्क है वो कवर कर सकते हो। मतलब कि शहर के अंदर रायट्स हुए, स्ट्राइक्स हुआ, दंगे फसाद हुए, हल्ला हुआ, तो जो लोग प्रॉपर्टी को जो नुकसान करते हैं वो टाइप का जो नुकसान इस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं, लेकिन विथ एक्स्ट्रा प्रीमियम। दूसरा एक्सटेंशन है टेररिज्म, ये भी कवर कर सकते हैं विथ एक्स्ट्रा प्रीमियम। थर्ड है थेफ्ट एंड लार्सनी विदाउट फोर्सिबल एंड वायलेंट एंट्री एंड एग्जिट। ये वैसी थेफ्ट है जिसमें फोर्सिबल एंट्री एग्जिट नहीं होती, जो हमने आगे डिस्कस की थी। वैसी फोर्सिबल एंड वायलेंट एंट्री या एग्जिट नहीं होती, वैसी जो आम जो चोरी होती है वैसी चोरी की यहाँ पे बात हो रही है कि वैसी चोरी जो है वो आम तौर पर बर्गलरी इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती। लेकिन अगर एड ऑन प्रीमियम भर के एड ऑन कवर लेते हैं कस्टमर एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के, तो ये वाली थेफ्ट जो है वो कवर होती है। फिर है डेब्रिज रिमूवल, ये भी एक एड ऑन कवर मिल सकता है विथ एक्स्ट्रा प्रीमियम, लेकिन उसकी कुछ लॉस लिमिट कुछ स्पेसिफाइड करनी पड़ती है कि इतने रुपये तक का ही ये जो कवर है वो मिलेगा।
मान लो कि 4 करोड़ का यहाँ पे कोई लिया हुआ है सम इंश्योर्ड, जो कस्टमर है वो यहाँ पे उसका 10% या 5% ऐसे परसेंटेज में भी इसकी जो लिमिट है वो तय कर सकता है, या तो अमाउंट में भी वो तय कर सकता है कि 1 लाख या तो 2 लाख, ऐसे तरीके से अमाउंट से भी ये लिमिट जो है डेप्रिसिएबल की वो सिलेक्ट कर सकता है। इस पॉलिसी के अंदर, बर्गलरी पॉलिसी के अंदर कंडीशन ऑफ एवरेज एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल कि ये जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 2 लाख की है, ठीक है, लेकिन जब लॉस हुआ तब पता चला कि प्रॉपर्टी तो 4 लाख रुपए की थी, तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि ये जो 4 लाख रुपया है उसके अंदर 2 लाख का जो रिस्क है ना वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, और बाकी का जो 2 लाख का जो रिस्क है ना वो कस्टमर का होगा। तो जो भी लॉस होगा, मान लो कि लॉस यहाँ पे 10,000 का हुआ है, मान लो कि बर्गलरी के अंदर, तो वो 10,000 का लॉस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर दोनों आपस में इस रेशियो के अंदर बांट लेंगे। तो ये 10,000 रुपये है, तो 2 लाख का जो सम इंश्योर्ड है, नीचे वैल्यू था एट रिस्क 4 लाख का, तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपया ही कस्टमर को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका शेयर 50% है, बाकी का 50% कस्टमर ने बेयर किया है। तो इसलिए जब भी इंश्योरेंस कस्टमर ले तब उससे ये ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी रिस्क पर है उतना ही सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। ज़्यादा ले तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जितना का माल है दुकान के अंदर या गोडाउन के अंदर, अगर उनसे कम अमाउंट का सम इंश्योर्ड लिया है और अगर क्लेम आता है तो उसमें ये कंडीशन के जो एवरेज की जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है और क्लेम के अंदर कटौती होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो सम इंश्योर्ड है वो सफिशिएंट होना चाहिए, कम होना नहीं चाहिए। फिर अगर कोई क्लेम आता है तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट बनता है बर्गलरी का, तो सबसे पहले एफआईआर करनी पड़ेगी कस्टमर को पुलिस स्टेशन जाके, और इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत ही इन्फॉर्म कर देना है कि ऐसा इंसिडेंट बना हुआ है। उसके बाद जितने भी एविडेंसेस है, सीसीटीवी फुटेज है, बुक्स ऑफ अकाउंट, लॉस एस्टीमेट, ये सारे जो भी पेपर्स, जो भी इंश्योरेंस कंपनी मांगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो सारे पेपर्स कस्टमर को देने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। फिर इंश्योर्ड की मतलब पॉलिसी होल्डर की, कस्टमर की ये ड्यूटी रहेगी कि वो हमेशा कोऑपरेट करेगा फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द गिल्टी एंड रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम सच पर्सन। मान लो कि एफआईआर की और पुलिस ने पता भी लगा लिया कि 100 पर्सन ने ये बर्गलरी किया था, तो अब इंश्योरेंस कंपनी को ये जो कस्टमर है वो कोऑपरेट करेगा कि ये जो गिल्टी जो है, गुनहगार जो है, उनसे ये जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने का, रिकवरी करने का जो एक्शन है उसमें ये जो कस्टमर है वो इंश्योरेंस कंपनी को कोऑपरेट करेगा। ऐसी भी एक कंडीशन है पॉलिसी के अंदर। इंडेमनिफिकेशन ऑफ द लॉस, द इंश्योर्ड कैन रिप्लेस, रीइंस्टेट और रिपेयर द प्रॉपर्टी। अब नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी को, तो उनके पास ये तीनों ऑप्शन है, या तो प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर सकता है, मतलब जो पुराने उसके बदले नई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, या तो रीइंस्टेट कर सकता है या रिपेयर कर सकता है। अगर कोई माइनर लॉस हुआ है, माइनर डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, तो रिपेयर भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। If insurance company has paid for the property loss, the property now belongs to the insurance company. अब जिस प्रॉपर्टी का नुकसान हम कंपनी ने दे दिया है, लॉस का पेमेंट कर दिया है, क्लेम का जो पेमेंट है वो कर दिया है, तो उतना जो पोर्शन है प्रॉपर्टी का उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का अब राइट है।
contribution. If the policy holder has more than one burglary policy for the same property, the insurance company shall bear the rateable proportion. कोई कस्टमर ने मान लो कि 1, 2, 3 ये 3 कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है बर्गलरी का, लेकिन प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी तो एक ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम मानते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 5 लाख। तो ये जो गोडाउन है उसके अंदर 5 लाख का यहाँ पे माल पड़ा हुआ है, उसका इंश्योरेंस यहाँ से भी लिया है, इंश्योरेंस कंपनी 1 से लिया है, 2 से भी लिया है और 3 से भी लिया है। अब मान लो कि लॉस होता है, बर्गलरी का इंश्योरेंस बनता है और यहाँ पे 2 लाख का माल चोरी हो जाता है, तो क्या 2 लाख रुपये ये तीनों कंपनी देगी? इंश्योरेंस कंपनी 1, 2 और 3 तीनों कंपनी 2 लाख रुपये देगी। अगर ऐसा हुआ तो एक कस्टमर को कितना पैसा मिलेगा? कस्टमर को 6 लाख रुपये मिलेगा। अगर तीनों इंश्योरेंस कंपनी जो लॉस है उसका पेमेंट करती है तो तब तो ये तो फायदे में हो गया कस्टमर। लॉस तो सिर्फ 2 लाख का ही हुआ, लेकिन उनको मिला 6 लाख रुपये तीनों कंपनी से मिलाकर। तो ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ जो है, एक नियम लागू होता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। हर एक इंश्योरेंस ये जो इंश्योरेंस फील्ड है उसके अंदर, उसका नाम है इंडेमनिटी। ये जो लॉ ऑफ इंडेमनिटी है वो ये कहता है कि कस्टमर शुड नॉट बी एट प्रॉफिट, नेदर इट शुड बी ऑन लॉस। तो इसलिए अब क्या होगा कि ये जो 2 लाख का जो लॉस हुआ है वो ये तीनों कंपनी आपस में बांट लेगी। मतलब 2 लाख जो है वो तीनों कंपनी डिवाइड कर देगी। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है तीनों कंपनी के बीच में। फिर है रीइंस्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। इफ द इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड फॉर द लॉस, company's liability in respect of the same property is reduced to that extent, so the policy holder has to pay reinstatement premium for the balance policy period. मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाऊँ कि कस्टमर ने 1/1/2022 से लेके 31/12/2022 ये पीरियड के लिए पॉलिसी ली है 12 महीने के लिए। और जो सम इंश्योर्ड लिया हुआ है वो यहाँ पे मान लो कि 1 लाख रुपये लिए हुए हैं। अब ये जो गोडाउन है, मान लो कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है 1 लाख की जिसका इंश्योरेंस लिया है, उसमें से यहाँ पे 20,000 की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे चोरी हो जाती है, लॉस हो जाता है, बर्गलरी हो जाती है। लेकिन ये इंसिडेंट कब बनता है? 1 जुलाई 2022, 6 महीने के बाद। पॉलिसी जो स्टार्ट हुई उसके 6 महीने के बाद। अब मान लो कि लॉस का जो हुआ उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी ने उसी दिन कर दिया 20,000 का, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क है वो अब सिर्फ 80,000 का ही बचा। मतलब भले ही कस्टमर को ये 20,000 रुपये मिल गए, कस्टमर ने वो 20,000 रुपये का फिर से माल खरीद के यहाँ पे गोदाम में भर दिया और वापस इस गोदाम के अंदर अब 1 लाख रुपये का माल यहाँ पे भरा हुआ है इस गोडाउन के अंदर। लेकिन अगर मान लो कि पूरा का पूरा गोदाम फिर से चोरी हो जाता है, बर्गलरी हो जाती है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 80,000 ही पे करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने 20,000 का तो पेमेंट कर ही दिया है। अब कंपनी का
जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 80,000 ही बचेगी। लेकिन अगर कस्टमर ये जो 20,000 का जो पेमेंट हुआ लॉस का क्लेम का, ये जो क्लेम का पेमेंट हुआ, अब इसको वापस रीइंस्टेट करवाता है कस्टमर, यानी कि 20,000 का जो प्रीमियम होता है बाकी के 6 महीने के लिए, ये जो 6 महीने का जो पीरियड है उसका जो 20,000 के ऊपर जो भी प्रीमियम आता है, जो भी रेट है, मान लो कि उसका प्रीमियम आता है 200 रुपये, तो अगर ये प्रीमियम भर देता है 6 महीने के लिए, बाकी के 6 महीने के लिए 20,000 का, तो वापस अब कंपनी का रिस्क जो है वो हो जाएगा 1,00,000 रुपया। इसको कहते हैं री इंस्टॉलमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड जो है जो कम हो गया था, क्योंकि कंपनी ने लॉस का पेमेंट किया तो सम इंश्योर्ड जो 1,00,000 रुपया था वो अब 80,000 हो गया। तो इसलिए अगर कस्टमर को अपने जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पूरे का पूरा रिस्क चाहिए तो उनको जो बैलेंस 20,000 रुपया जो है उसका रीइंस्टॉलमेंट प्रीमियम भरना पड़ेगा 200 रुपये, तब जाके उसका पूरा जो प्रॉपर्टी 1,00,000 का वो कवर होगी। तो दिस इज कॉल्ड री इंस्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। फिर नेक्स्ट है चेंज ऑफ ओनरशिप। क्योंकि पॉलिसी यहाँ पे चल रही है बर्गलरी की, मीनवाइल जो प्रॉपर्टी है वो किसी को ट्रांसफ़र कर दी या तो बेच दी, तो ये जो बर्गलरी पॉलिसी है वो अब वॉइड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर ये मिस्टर श्याम है, उन्हें अपनी जो प्रॉपर्टी हो उनको राम को बेच दी, तो ऐसा नहीं कि ये जो पॉलिसी थी बर्गलरी की पॉलिसी अब ये इसके नाम ट्रांसफ़र हो गई, ऐसा नहीं होता। अब ये पूरी पॉलिसी अब यहाँ पे वॉइड हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये जो मिस्टर जो श्याम है उनको यहाँ पे रिटर्न में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दी है, तो कृपया मेरी पॉलिसी को कैंसिल कर दीजिए और जो भी रिफंड बनता है प्रीमियम का वो मुझे वापस दे दीजिए। ऐसी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी मिस्टर श्याम को इंश्योरेंस कंपनी के पास। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये पूरी की पूरी पॉलिसी यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, ऐसा नहीं होगा। ये ट्रांसफ़र कब होता है? मोटर पॉलिसी में होता है। कोई व्हीकल हमने धरो कि बेच दिया है किसी को, तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो जो खरीददार है उसके नाम यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन बगैर इंश्योरेंस पॉलिसी कभी ट्रांसफ़र होती नहीं है, वो कैंसिल ही होती है। अगर मिस्टर राम चाहे तो अपनी जो प्रॉपर्टी जो खरीदी है श्याम से, उसका वापस फिर से वो बगैर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। तो ये सब चीज़ हुई बगैर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रीमियम कैसे चार्ज करेंगी? क्या सभी प्रॉपर्टी का एक जैसा ही प्रीमियम लगेगा? वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगी इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस लेते वक्त, ये सारी चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है ए नंबर का जो है वो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी कैसा है वो देखा जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है लेकिन उसका वज़न बहुत ही कम होता है। जैसे कि ये डायमंड है, ये ज्वेलरी है, उसका जो वेट है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन वैल्यू तो भाई लाखों में होती है। तो जो चोरी करने वाला जो इंसान है ना, उनके नज़र में यही प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है कि जिसकी कीमत ज़्यादा हो और वज़न कम हो, ताकि उठाने में बहुत दिक्कत ना हो। अब बहुत ही बड़ी हैवी प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यूएशन ही नहीं है, बहुत ही कम है, तो भाई वो चोर क्या चोरी करेगा उसको। तो जो जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना चाहता है कस्टमर, कोई एक बहुत ही वैल्यूबल मेडिसिन है या बहुत ही महंगा इंजेक्शन है या ऐसा कोई स्पेयर पार्ट है जो पूरे दुनिया में या पूरी कंट्री में सिर्फ 1-2 लोग ही बनाते हैं, जिसकी बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है, या कोई ऐसी कोई मैक्रो चिप होती है कंप्यूटर की,
तो ऐसी जो प्रॉपर्टी जो होती है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है लेकिन वेट कम होता है, तो इस टाइप का इंश्योरेंस लेते वक्त इंश्योरेंस कंपनी ये ध्यान में रखेगी कि इसके कितना रेटिंग इसको दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इसको चोरी करना बहुत ही आसान है क्योंकि वेट ही कम है, वज़न कम है। फिर दूसरा जो कंसिडरेशन है बी नंबर का, वो है प्रेमाइसिस का या बिल्डिंग का। प्रेमाइसिस कैसा है, बिल्डिंग कैसा है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी रखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके अंदर क्लास ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कच्चा मकान का फ़ोटो है, ये पक्का मकान का फ़ोटो है। अब चोरी करने के लिए, बगलरी करने के लिए एक कच्चा मकान को तोड़ना, उसके दरवाजे को या विंडो को तोड़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी है कच्चा कंस्ट्रक्शन वाली, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने में मना भी कर सकती है क्योंकि ये वेरी रिस्की है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस कच्चा कंस्ट्रक्शन, अगर ऐसा कंक्रीट वाला, सीमेंट कंक्रीट वाला अगर ऐसा कोई बिल्डिंग है, तो यहाँ पे चोरी करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे विंडो तोड़ना, दीवार तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना आसान एक कच्चा प्रॉपर्टी के अंदर होता है। तो इसलिए ये भी देखा जाता है कि कौन जो बिल्डिंग या प्रेमाइसिस जो है वो कैसी है, कच्ची है या पक्की है। फिर प्रेमाइसिस वाला जो है पॉइंट, उसके अंदर ही दूसरा पहलू हम देखते हैं, वो है लोकेशन। अभी जो प्रॉपर्टी जो है, जो प्रेमाइसिस जो है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी रखी हुई है, वो प्रेमाइसिस कौन से लोकेशन में आया हुआ है। अगर वो जो लोकेशन है वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो यहाँ पे चोरी करना, बगलरी करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो जो प्रेमाइसिस है वो शहर या गांव से बहुत ही दूर है, आइसोलेटेड प्लेस पर है, तो यहाँ पे जो चोर है उसको चोरी करने का बहुत ही आसान पड़ेगा, भागने में, चोरी करने में बहुत ही आसान रहता है यहाँ पे। तो ऐसी आइसोलेटेड प्रॉपर्टी का अगर इंश्योरेंस आता है बगलरी का, तो यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा ही रहेगा, रेटिंग यहाँ पे ज़्यादा ही रहेंगी, और यहाँ पे रेट जो है वो यहाँ पे थोड़ा डाउन रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है। यहाँ पे चोरी करना उतना आसान नहीं होता। चोरी तो करने वाला तो कभी भी कैसे भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे थोड़ा इजी है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। फिर प्रेमाइसिस वाला जो पॉइंट है उसके अंदर अब है ये भी लोकेशन वाला जो पॉइंट है, उसके अंदर ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये जो लोकेशन है, बिल्डिंग जो है, प्रेमाइसिस जो है, ये अगर स्लम एरिया के अंदर है, तो यहाँ पे बगलरी का, चोरी का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज मॉरल डाउन होता है ये लोगों का। लेकिन अगर कोई लोकेशन है, अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी चोरी की बहुत ही कम होती है। ये लेविस लोगों का, मतलब बहुत ही अच्छे घरे लोगों का यहाँ पे बसेरा होता है, तो यहाँ पे चोरी या लूटपाट बहुत ही कम होती है। फिर यहाँ पे तीसरा है टाइम। अगर कोई दुकानें बंद है, तो बंद दुकानों में चोरी होने का या बगैर होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपन शॉप्स। जो दुकानें खुले रहती है वहाँ पे बगैर का इंसिडेंस बहुत ही कम होने का चांसेस है। तो जनरली रात को ये दुकानें बंद रहती है, या तो कोई हॉलीडे है तब दुकानें बंद रहती है, तो बंद दुकान में चोरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और जिस दिन हॉलीडे नहीं होता, वर्किंग डे होता है और दुकानें खुली रहती है,
तब बर्गलरी का चांसेस कम रहता है। फिर है सेफ्टी मेजर। अगर 24 आवर सिक्योरिटी है तब वहाँ पे बर्गलरी का चांसेस बहुत ही कम है, वेरी मिनिमम। तो वहाँ पे जो प्रीमियम का रेट है वो सबसे कम रहेगा, क्योंकि रिस्क ही बहुत ही कम है। लेकिन अगर 24 आवर्स वॉचमैन नहीं है या वॉचमैन है ही नहीं, तब वहाँ पे रेटिंग थोड़ा हाई होगा, प्रीमियम थोड़ा हाई होगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की हो गया। फिर है सेफ्टी मेजर। अगर किसी कोई पास्ट क्लेम हिस्ट्री है, कोई भूतकाल में कोई ऐसा कोई इंसिडेंस बना हुआ है, कोई लॉस हुआ है, तो वैसे प्रपोजल के अंदर रेटिंग या प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आएगा। और इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि ऐसा इंसिडेंस कैसे बना और क्यों बना, और उसको कैसे ठीक किया कस्टमर ने, ताकि भविष्य में ऐसा कोई इंसिडेंस ना बने। तो ये सब चीज़ किया जा सकता है बिफोर गिविंग इंश्योरेंस। फिर है सेफ्टी मेजर। अगर जो प्रेमाइसिस है वहाँ पे या तो सीसीटीवी कैमरा या तो बर्गलरी अलार्म सिस्टम ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा डाउन हो सकता है। लेकिन जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वॉचमैन नहीं है, ऐसा कोई बर्गलरी अलार्म नहीं है, तो वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा ही रहेंगे। अब जो कस्टमर प्रपोजल फॉर्म भरता है तो वहाँ पे कौन सी चीज़ भरनी होती है और क्या चीज़ इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो सबसे पहला है नाम और एड्रेस ऑफ द प्रपोजर। फिर है प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस ऑफ द प्रपोजर। वो प्रपोजर का क्या बिजनेस है, कौन से पार्ट में, कौन से गुड्स में, कौन से सामान में वो माल का वो बेचता है, लेता है, वो इम्पोर्टेंट है। लोकेशन, जैसे कि हमने देखा कि वो सिटी के अंदर है या सिटी के बाहर है, आइसोलेटेड है या कोई कॉमर्शियल एरिया के अंदर है, वो सब देखा जाता है कि कहाँ पे है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा जाता है कि कच्चा है या पक्का है। फिर आइटम वाइज सम देखा जाता है कि जो हाई रिस्क वाले आइटम्स कौन सी है, लो रिस्क वाले आइटम कौन सी है, जिसका वेट कम हो लेकिन प्राइस वैल्यू ज़्यादा हो, ऐसी आइटम कैसी है, कितनी है। जिसका वेट ज़्यादा हो लेकिन वैल्यू कम हो, वैसी आइटम कितनी हो और कितनी है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आइटम वाइज प्रपोजल फॉर्म के अंदर भरना पड़ेगा, तभी इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा कि कितना रिस्क उनके ऊपर है और कितना प्रीमियम देना चाहिए। सिक्योरिटी मेजर्स कैसे है, कितना है, वॉचमैन है कि नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है। फिर पास्ट लॉस हिस्ट्री कैसी है, भूतकाल में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट बना था तो कैसे बना था, क्यों बना था, कहाँ पे ओपनिंग रह गई थी, कैसे एंट्री की थी चोर ने, एग्जिट कैसे की थी, कितना सामान चोरी हुआ था, कितने रुपए का नुकसान हुआ था। ये पूरा जो लॉस का जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे प्रपोजल फॉर्म के अंदर भर के बताना पड़ेगा अगर हुआ है तो। फिर एग्जिस्टिंग बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी एंड नेम ऑफ द इंश्योरर्स, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्लॉज एप्लीकेबल होता है कि अगर 3 इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली है तो भी ये तीनों कंपनी मिलजुल के जो लॉस हुआ है, मान लो कि 10,000 का लॉस हुआ है, उसको मिलजुल के पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि ये भी 10,000 दे, ये भी 10,000 दे और ये भी 10,000 दे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रपोजल फॉर्म के अंदर कोई एग्जिस्टिंग बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसकी डिटेल प्रपोजल फॉर्म के अंदर डालनी पड़ेगी। फिर है प्री एक्सेप्टेंस सर्वे फॉर हाई वैल्यू। अगर बहुत ही बड़ी हाई वैल्यू का इंश्योरेंस है, 5 करोड़ या 10 करोड़ का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेना है बर्गलरी का, और प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वेट कम है, वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है,
तो उसके लिए प्री एक्सेप्टेंस सर्वे रिपोर्ट जनरली इंश्योरेंस कंपनी करवाती है, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कितने हैं। तो ये प्री एक्सेप्टेंस रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट में जनरली क्या चीज़ कवर होती है, मतलब सर्वे जो होता है वो क्या क्या देखता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या देखती है, वो यहाँ पे है। जो कि नाम एड्रेस जो है प्रपोजल का वो देखना होता है। प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देखना होता है कि वो क्या प्रॉपर्टी है, मशीनरी है, ज्वेलरी है, या कोई स्पेयर पार्ट है, क्या है, कपड़े है या बर्तन है, प्रॉपर्टी कैसी है, वो सब देखना होता है। डिटेल्स ऑफ वैल्यूएबल और नॉन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है शॉप के अंदर या कोई गोडाउन के अंदर, लेकिन उसमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कितनी है और नॉन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कितनी है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो देखना होता है। अगर कोई इंसिडेंट बनता है बर्गलरी का, तो मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है वो इंसिडेंट के अंदर, वो चेक करता है सर्वेयर। टाइम ड्यूरिंग विच प्रेमाइसिस इज अनऑक्यूपाइड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि चोरी तभी होती है जब प्रेमाइसिस अनऑक्यूपाइड रहता है, बंद होता है प्रेमाइसिस। तो वो कौन सा टाइम होता है जब ये प्रेमाइसिस बंद रहता है? क्या ये 24 आवर्स काम करने वाला यूनिट है, या कोई शिफ्ट में काम करने वाला यूनिट है, या सिर्फ 24 घंटे के अंदर सिर्फ 6 या 5 घंटे या 8 घंटे काम करने वाला यूनिट है? वो सब चीज़ रिकॉर्ड होती है ये एक्सटेंस सर्वे रिपोर्ट के अंदर। और अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रेटिंग देती है कि कितना प्रीमियम लेना है कस्टमर से। फिर ये चेक किया जाता है कि नंबर ऑफ डोर्स, कितने डोर्स है, कितना विंडोज है और कितने ओपनिंग्स है। यानी कि जो एग्जॉस्ट फैन है या एसी के लिए जो ऊपर जो बनाते हैं, या फॉल सीलिंग जो है वो कितने है, क्या है, वो सब देखा जाता है। कोई स्पेशल प्रिकॉशन लिया है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा या कोई सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा कुछ है कि नहीं, वो भी चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद जो रिपोर्ट बनता है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है। इंश्योरेंस कंपनी के जो ऑफिसर वो चेक करते हैं, उनको लगता है कि ये रिस्की है प्रपोजल, तो या तो टर्म्स कंडीशन जो है या तो ये बढ़ा देते हैं, या तो जो प्रीमियम है वो या तो बढ़ा देते हैं, और अकॉर्डिंगली इसका ये पूरा इंश्योरेंस का रेटिंग होता है। अब पॉलिसी जो है बर्गलर की वो कितने टाइप की होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है फुल वैल्यू पॉलिसी। फुल वैल्यू पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो उसके फुल वैल्यू के ऊपर ली जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 लाख का माल है तो पूरे 2 लाख का इंश्योरेंस लिया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है, उसको हम बोलेंगे फुल वैल्यू पॉलिसी। और ये जो वैल्यू है उसके अंदर क्या कवर हो रहता है, तो कि ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ओवरहेड, लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। अब मान लो कि यहाँ पे कोई किसी की कपड़े की दुकान है यहाँ पे, ठीक है, ये कपड़ा है, तो इसके अंदर जो दुकानदार है उसकी पहले वो परचेज प्राइस होगी जिसको हम कॉस्ट बोलते हैं, प्लस वो यहाँ पे दुकान पे लाने का जो कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो यहाँ पे जोड़ना होता है। और भी कोई ओवरहेड्स है वो भी यहाँ पे जोड़ना होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है ये वैल्यू होता है एक्चुअल सम इंश्योर्ड। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कवर नहीं है। मतलब दुकानदार है वो ये जो कपड़ा खरीदा होलसेलर से, उसकी कॉस्ट पर ट्रांसपोर्ट ओवरहेड सब मिला के उसके बाद प्रॉफिट भी मिलाता है, और फिर वो एंड कस्टमर जो है हमारे तुम्हारे जैसे, उसको ये दुकानदार बेचता है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर
20,000 का यहाँ पे लॉस हो गया, कपड़े का चोरी हो गया, तो कस्टमर तो कहेगा कि भाई 20,000 के अंदर तो मेरी कपड़ा और उसका जो प्रॉफिट है सब चला गया। लेकिन इसके अंदर सिर्फ इसकी जो परचेज प्राइस है और प्लस जो भी खर्चा हुआ है ओवरहेड्स, बस ये 2 चीज़ ही कवर है और कोई भी चीज़ कवर नहीं है। तो अकॉर्डिंगली वैल्यू देनी पड़ेगी पॉलिसी लेने के टाइम। फिर डिक्लेरेशन पॉलिसी। हमने पहले देखा नॉन डिक्लेरेशन पॉलिसी, फुल वैल्यू पॉलिसी। अब दूसरी है नॉन डिक्लेरेशन पॉलिसी। तो फुल वैल्यू इज इंडिकेटेड एट द इंसेप्शन ऑफ द एंड प्रीमियम इज चार्ज ऑन द वैल्यू इंडिकेटेड। जो पॉलिसी स्टार्ट होती है तब भी कोई एक सम एश्योर्ड एक्स अमाउंट का यहाँ पे दिया जाता है कि इतना सम एश्योर्ड रहेगा। फिर कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है सम एश्योर्ड में, तो वो एंडोर्समेंट के जरिए इसमें किया जाता है। और जो भी प्रीमियम है प्रो रेटा वो यहाँ पे लिया जाता है। अगर सम एश्योर्ड डिक्रीज होता है तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के ऊपर प्रीमियम वापस दिया जाता है। तो इसमें सम एश्योर्ड सिर्फ जब पॉलिसी स्टार्ट होती है, जब पॉलिसी लेता है कस्टमर, तभी डिक्लेयर करनी पड़ती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन डिक्लेरेशन पॉलिसी। और ये पॉलिसी किसको जनरली दी जाती है कि जहाँ पे कपड़े की दुकान हो या ऑटो स्पेयर पार्ट की शॉप हो या ट्रांसपोर्टर गोडाउन हो, इसको नॉन डिक्लेरेशन पॉलिसी जनरली दी जाती है। और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस है जिसका आप एग्जांपल दे सकते हो, उन सबको हम नॉन डिक्लेरेशन पॉलिसी दे सकते हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो डिक्लेरेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर यहाँ पे मंथली डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। अब ये पॉलिसी किसको दी जाती है जनरली? जहाँ पे कोई सीजनल बिजनेस करता हो। तो जब सीजनल बिजनेस होता है तो यहाँ पे जो 12 महीने हैं, तो 12 महीने सेम स्टॉक नहीं रहेगा। किसी महीने स्टॉक ज़्यादा रहेगा, किसी महीने स्टॉक बहुत ही कम रहेगा, किसी महीने स्टॉक ज़्यादा रहेगा। जैसे कि ये फूड ग्रेन्स की जो हम बात करते हैं कि जो गेहूं की सीज़न होती है वो विंटर में होती है, विंटर के बाद होती है। तो 3-4 महीने ही फूड ग्रेन्स का स्टॉक ज़्यादा रहता है, उसके बाद बहुत ही कम रहता है। फिर कॉटन की बात करें तो कॉटन की भी कोई सीज़न होती है विंटर के बाद की, तब सबसे ज़्यादा स्टॉक रहता है गोडाउन के अंदर। वो सीज़न चली गई, उसके बाद स्टॉक भी बहुत ही कम रहेगा गोडाउन के अंदर। तो ऐसी जो सीजनल जो चीज़ें हैं जिसका किसी खास सीजन में सम एश्योर्ड ज़्यादा रहता है, रिस्क ज़्यादा रहता है, और बाकी के सीजन में बहुत ही कम प्रॉपर्टी का स्टॉक रहता है, वैसे टाइप के लिए डिक्लेरेशन पॉलिसी बहुत ही फायदेमंद रहती है। अब ये पॉलिसी में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोविजनल प्रीमियम यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे लिया जाता है, मतलब पॉलिसी जब स्टार्ट होती है तब यहाँ पे एक प्रोविजनल एक लमसम प्रीमियम यहाँ पे लिया जाता है जब पॉलिसी स्टार्ट होती है तब। फिर जो कस्टमर है वो यहाँ पे मंथली डिक्लेरेशन देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। यह है जनवरी महीना, ठीक है। मान लो कि ये जनवरी महीने में जो स्टॉक है गेहूं का वो यहाँ पे सिर्फ 2 लाख का है। फिर फरवरी में वो स्टॉक हो गया 8 लाख का, मार्च महीने में हो गया 10 लाख का। फिर स्टॉक धीरे धीरे कम होता गया, 3 लाख का हो गया अप्रैल महीने में, मई महीने में हो गया 1 लाख का, जून महीने में 50,000 का,
ठीक है। तो ये इस तरह उसका मंथली स्टॉक यहाँ पे रहता है। तो कस्टमर जो है उनको हर महीने यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरा जनवरी महीने में ऑन एन एवरेज 2 लाख का 2 लाख का स्टॉक था। फिर फरवरी महीने में ऑन एन एवरेज मेरा 8 लाख का स्टॉक था, मार्च महीने में इतना का स्टॉक था, अप्रैल में 3 लाख का स्टॉक था। इस तरीके से उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, मंथली डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। At the end of the policy, average is calculated and premium is adjusted। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना एवरेज सम एश्योर्ड होता है। तो यहाँ पे एवरेज निकलना होता है। तो यहाँ पे 12 महीने का एवरेज होता है 2,45,000 रुपये। तो ये जो एवरेज है, मान लो कि उन्होंने स्टार्टिंग में जो प्रीमियम दिया था वो यहाँ पे 5 लाख के ऊपर लिया था प्रीमियम। मान लो कि रेट जो है वो है 0.10%। तो उन्होंने जब पॉलिसी स्टार्ट हुई तब प्रोविजनल प्रीमियम पे किया था 500 रुपये और सम एश्योर्ड लिया था 5 लाख का। फिर 1 साल ख़त्म होने के बाद, पॉलिसी पूरी होने के बाद जब एवरेज निकाला तो उनका सम एश्योर्ड हो रहा है 2,45,000। ठीक है। तो ये सम एश्योर्ड माना जाएगा एट द एंड ऑफ द पॉलिसी। अब इसका हम 0.10% का प्रीमियम रेट है, तो ये प्रीमियम होगा 245। तो जो बैलेंस प्रीमियम जो बचता है, स्टार्टिंग में उन्होंने 500 रुपये का प्रीमियम दिया था, एक्चुअल हो रहा है 245। तो बाकी का 254 रुपये का जो है वो प्रीमियम उनको रिफंड मिलेगा। इस तरीके से जो डिक्लेरेशन पॉलिसी है, बर्गलरी डिक्लेरेशन पॉलिसी, ये काम करती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो रिफंड जो है, रिफंड ऑफ प्रीमियम मस्ट नॉट बी मोर देन 50% ऑफ प्रोविजनल प्रीमियम। मतलब कि स्टार्टिंग में जो यहाँ पे जो प्रीमियम पे किया है 500 रुपीज़, अब इसका 50% करते हैं तो कितना होता है 250। अब जो रिफंड जो देगी इंश्योरेंस कंपनी वो 250 से ज़्यादा नहीं देगी। तो यहाँ पे रिफंड तो हो रहा है 254। तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी रिफंड जो देगी वो मैक्सिमम 250 रुपये यहाँ पे रिफंड करेगी। तो ये रिफंड होगा 250 रुपये का। इस तरीके से ये पॉलिसी यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि हर महीने यहाँ पे स्टॉक किसी दिन 2 लाख हो जाता है, किसी महीने 8 लाख हो जाता है, किसी महीने 10 लाख हो जाता है। तो इंश्योरेंस जो है, मतलब कस्टमर जो है उनको जो सम एश्योर्ड लेना पड़ता है वो ज़्यादा नहीं लेना पड़ता, वो फ्लक्चुएट होता है और ऑन एन एवरेज उनको एट द एंड ऑफ द पॉलिसी थोड़ा फ़ायदा ही होता है। लेकिन ये जो पॉलिसी है वो जनरली बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। जो कस्टमर बहुत ही वैल्यूड कस्टमर है कंपनी का, जिनका सम एश्योर्ड बहुत ही ज़्यादा है और जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो रेगुलरली मेंटेन होता है, कंप्यूटराइज होता है, उस टाइप के जो कस्टमर है उनको ही ये पॉलिसी जनरली दी जाती है, डिक्लेरेशन पॉलिसी। बाकी के कस्टमर जो है, छोटे मोटे कस्टमर जिनका सम एश्योर्ड भी बहुत ही कम है, तो वैसे कस्टमर लोगों को ये पॉलिसी नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है। क्योंकि कस्टमर को हर महीने अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एजेंट या ब्रोकर अगर इन्वॉल्व है तो उनको भी याद करवाना पड़ेगा अपने कस्टमर को कि अरे भाई तुम्हारा डिक्लेरेशन बाकी है, वो तुम दे दो इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को भी हेडेक रहेगा कि हर महीने डिक्लेरेशन जो आए उनको रिकॉर्ड करे, उनको मेंटेन करे, फाइल में रखे, सिस्टम में भी एंट्री करे। तो ये सब चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए ये पॉलिसी बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। फिर दूसरी एक टाइप की पॉलिसी है फर्स्ट लॉट पॉलिसी।
फर्स्ट लोड पॉलिसी में ये जो बड़े कस्टमर है जिनका बहुत ही बड़ा सम इंश्योर्ड होता है बल्कि नेचर में, जैसे कि हेवी मशीनरी, शॉप गोडाउन, उनको ही जनरली ये पॉलिसी कंपनी देती है। वैसे देने के लिए तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जनरली ऐसे बड़े क्लाइंट को ही प्रीफर करती है पॉलिसी देने के लिए। अब मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करूं तो न्यू इंडिया एश्योरेंस के अंदर जो फर्स्ट लॉस्ट पॉलिसी जो है उसका डिस्काउंट कुछ इस तरीके से देती है कि अगर कस्टमर जो टोटल जो सम इंश्योर्ड है उसका 25% लॉस लिमिट लेता है तो टोटल प्रीमियम का 50% उनको डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि जो टोटल प्रीमियम होता है उसका 50% ही कंपनी चार्ज करती है। अगर कस्टमर 50% का लॉस लिमिट लेता है, यानी कि यहाँ पे कस्टमर मान लो कि 200 रुपये का माल पड़ा हुआ है और कस्टमर सोचता है कि मैं बस 100 करोड़ का ही मैं सम इंश्योर्ड मतलब लॉस लूँ, 100 करोड़ का ही मैं इंश्योरेंस लूँ, ठीक है। तो जो भी प्रीमियम होगा 200 करोड़ का जो प्रीमियम होगा उसका 70% प्रीमियम चार्ज होगा, बाकी का 30% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अगर कस्टमर जो टोटल जो वैल्यू है उसका 65% लॉस लिमिट लेता है, मतलब कि यहाँ पे 100 रुपये का माल पड़ा हुआ है टोटल गोडाउन के अंदर और 65 का यहाँ पे वो इंश्योरेंस लेता है, तो जो टोटल प्रीमियम जो होगा उसका 85% कंपनी चार्ज करेंगी और यहाँ पे डिस्काउंट जो मिलेगा वो यहाँ पे 15% डिस्काउंट मिलेगा। अगर यहाँ पे जो लॉस होता है, अगर यहाँ पे 70 रुपीज़ का अगर लॉस होता है तो यहाँ पे 65 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बाकी के जो 5 रुपीज़ जो है वो जो कस्टमर है उनको बेयर करना पड़ेगा। फिर लास्ट वाला है जो अगर 75% लॉस लिमिट लेता है, मतलब कि यहाँ पे 100 रुपये का वहाँ पर माल है लेकिन कस्टमर इंश्योरेंस लेता है सिर्फ 75 रुपीज़ का, तो जो भी प्रीमियम होगा उसका 90% प्रीमियम चार्ज करेगी इंश्योरेंस कंपनी और डिस्काउंट सिर्फ 10% ही मिलेगा। चलो इसको हम एक्सेल में देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोग गलती कैसे करते हैं प्रीमियम कैलकुलेट करने में। तो लोग क्या करते हैं कि मान लो कि यहाँ पे 4 लाख का सम इंश्योर्ड है यहाँ पे और कस्टमर जो है उन्होंने फर्स्ट लॉस की जो लिमिट है वो यहाँ पे ली है 25%। तो कस्टमर या एजेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो सम इंश्योर्ड जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल, यानी कि 100% सम इंश्योर्ड। तो कस्टमर या एजेंट कैसे कैलकुलेशन करते हैं प्रीमियम की, वो गलत है। कि वो क्या कर देते हैं कि ये जो टोटल जो 100% जो सम इंश्योर्ड है 4 लाख, डायरेक्टली उनका ही 25% कर देते हैं क्योंकि 25% की फर्स्ट लॉट लिमिट ली है और फिर इसके ऊपर जो प्रीमियम का जो रेट है वो लगाते हैं। तो ये प्रीमियम आया 100 रुपया, ये आया ग्रॉस प्रीमियम। फिर इसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं 18% और फिर ऐसे टोटल प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं जो कि गलत है। ये गलत प्रैक्टिस है।
अब सही प्रैक्टिस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, और प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है बगैर इंश्योरेंस में वो आपको मैं समझाता हूँ। कि मान लो कि टोटल 100% सम इंश्योर्ड 4 लाख का है और कस्टमर फर्स्ट लॉस लिमिट 25% रखता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये जो 4 लाख जो है उसके ऊपर ही प्रीमियम कैलकुलेट करना है। 4 लाख का 0.10% का रेट है, तो 400 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे आएगा। इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रीमियम। अब जैसे कि कस्टमर ने लॉस लिमिट 25% ली है, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 50% लॉस लिमिट यहाँ पे ली है, तो 70% प्रीमियम चार्ज होगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 25% लॉस लिमिट ली है तो 50% प्रीमियम चार्ज होगा टोटल का, और 50% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम के अंदर। तो अब ये जो प्रीमियम आया 400 रुपये, उसके अंदर 50% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट लॉस डिस्काउंट 50%। तो 400 के अंदर ये डिस्काउंट हम माइनस करेंगे 50% का, तो आता है 200 रुपये। अब इसके ऊपर जीएसटी लगता है 18%, और फिर टोटल प्रीमियम इस तरीके से आता है 236 रुपये नेट प्रीमियम। दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट प्रीमियम इन फर्स्ट लॉस पॉलिसी। तो अब से हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है प्रीमियम को। ये टोटली गलत तरीका था, ये सही तरीका है। अब इसी एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि कस्टमर सोचता है कि चलो कि मुझे लगता है कि अगर बर्गलरी बनती है तो 4 लाख का जो मेरा माल है उसमें 50% का माल चोरी हो सकता है मैक्स टू मैक्स। कस्टमर को ऐसा लगता है, और वो इंश्योरेंस लेता है सिर्फ 2 लाख का, तो फिर भी कस्टमर को जो डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रपोजल फॉर्म के अंदर, वो करना पड़ेगा 4 लाख का सम इंश्योर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसका प्रीमियम टोटल आएगा 400 रुपये ग्रॉस प्रीमियम। अब लॉस लिमिट 50% ली है, अब लॉस लिमिट 50% अगर कस्टमर ने ली है तो यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिलेगा, और 70% कंपनी अपने पास रखेगी प्रीमियम को। तो इसलिए यहाँ पे अब 50% लॉस लिमिट अगर ली है तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया 30%, और फर्स्ट लॉस डिस्काउंट यहाँ पे हो गया 30%। तो 400 का 30% होगा 120। ये डिस्काउंट हो गया। अब ये डिस्काउंट जो है वो 400 में से जो प्रीमियम होगा था उसके अंदर ये डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, तो होगा 280 रुपये। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18%, और फिर टोटल प्रीमियम आएगा 280 प्लस जीएसटी। ये हुआ फर्स्ट डिस्काउंट। अब मान लो कि कस्टमर 65% फर्स्ट लॉस लेता है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉस हो गया 65%। तो 65% फर्स्ट लॉस लेता है तो उनका डिस्काउंट होगा यहाँ पे 15%। तो अब यहाँ पे फर्स्ट लॉट का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे सिर्फ 50% ही रहेगा। तो 400 रुपये का 15% होता है 60 रुपये। तो ये जो 400 रुपये है उनमें से हम ये 60 रुपीज़ माइनस कर देते हैं डिस्काउंट का,
तो 340 रुपये बचते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगता है 340 के ऊपर 18%, तो 402 रुपये 401 रुपये यहाँ पे नेट प्रीमियम आएगा। इस तरीके से बगैर इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम कैलकुलेट होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ पॉलिसी इज फ्लोटर पॉलिसी। फ्लोटर पॉलिसी जो है वो किसको दी जाती है, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू कस्टमर है, उनका जो सम इंश्योर्ड है वो बहुत ही हैवी है, जिसकी जो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस है। बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। फिर चौथा, जिसका ऑडिट भी अच्छे तरीके से होता है। तो ऐसी जो कोई बड़ी हाई वैल्यूड कस्टमर है उनको ही फ्लोटर पॉलिसी जनरली दी जाती है। और ये फ्लोटर पॉलिसी का कंसेप्ट क्या है कि मान लो कि कस्टमर जो है उनके अलग अलग लोकेशन है, अब किसी एक लोकेशन के ऊपर कितना माल पड़ा है तो सेपरेट लोकेशन डिक्लेयर करके वो सेपरेट पॉलिसी सभी लोकेशन के लिए ले सकता है। लेकिन सभी लोकेशन के लिए अगर कॉमन कोई सम इंश्योर्ड लेता है, मान लो कि 10 करोड़, ठीक है, तो ये जो 10 करोड़ का जो सम इंश्योर्ड है वो चारों लोकेशन के बीच में है। किसी इसका 10 करोड़ इसका 10 करोड़ ऐसा नहीं है, सेपरेट नहीं है, ये चारों लोकेशन मिलके 10 करोड़ का सम इंश्योर्ड कस्टमर ने लिया है। तो ऐसे केसेस में ऐसी फ्लोटर पॉलिसी दी जाती है। दिस पॉलिसी इज गिवन टू वैल्यूड क्लाइंट्स हु इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट properly so that value of goods lying at any location is immediately known from the accounting system। अब इंश्योरेंस कंपनी चाहे कि मुझे ये चौथे नंबर का जो लोकेशन है उसके ऊपर कितना माल पड़ा है मुझे वो जानना है, तो अकाउंटिंग सिस्टम ऐसी अच्छी होनी चाहिए तो क्लिक करने के बाद तुरंत ही पता चल जाना चाहिए कि कौन से लोकेशन के ऊपर कितना माल पड़ा हुआ है। फिर आती है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी जो है वो जो एंटिक आइटम है या ज्वेलरी आइटम है या बहुत ही महंगी पेंटिंग्स है, मनुस्क्रिप्ट है, पुराने स्टैम्प्स जो है, ऐसी वैल्यूएबल आइटम्स को कवर करने के लिए उनको वैल्यूड पॉलिसी दी जाती है। अब इस पॉलिसी को हम अग्रीड वैल्यू पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर ने जो वैल्यू दी इंश्योरेंस कंपनी ने वो वैल्यू को अग्री किया, इसलिए ऐसी पॉलिसी को हम अग्रीड वैल्यू पॉलिसी भी कहते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू है ना उसके अंदर कोई अप्रिसिएशन नहीं होता, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। अब ऐसे कोई एक पेंटिंग है बहुत ही पुरानी, अब वो पेंटिंग की वैसे आप देखो तो क्या कीमत है, बस एक कागज़ का टुकड़ा है या तो कैनवास है उसका एक टुकड़ा है, तो वैसे आप मटेरियलिस्टिक देखो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है पेंटिंग की। लेकिन आप इमोशनली देखो तो पेंटिंग की तो वैल्यूएशन लाखों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी हो सकती है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है या द लास्ट सपर की पेंटिंग है, वैसी पेंटिंग की कीमत तो अबजों में होती है, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है वैल्यूड प्रॉपर्टी, इसका इंश्योरेंस करवाना है तब उसको वैल्यूड पॉलिसी यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे कोई टोटल लॉस हो जाता है तो पॉलिसी के अंदर जो वैल्यू डिक्लेयर की है वो फुल वैल्यू उनको दी जाती है। यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन ऐसा कुछ यहाँ पे कट नहीं होता।
तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कोई एंटिक पीस है, वैल्यूएबल पेंटिंग है, स्कल्पचर। मतलब स्कल्पचर क्या होता है, एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर ऐसे कोई स्कल्पचर किया हुआ है, ठीक है। अब देखने में तो ये पत्थर ही है, अब पत्थर की क्या वैल्यू होगी, लेकिन पत्थर के ऊपर जो स्कल्पचर का जो काम किया है उसकी वजह से इसकी वैल्यू अब बहुत ही बढ़ गई है। तो ऐसे केसेस के अंदर वैल्यूड पॉलिसी दी जाती है, और इसका जो ये जो प्रॉपर्टी है इसका इंश्योरेंस करवाने के लिए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी होता है। जो सर्टिफाइड वैल्यूअर है, जो ये सारी चीज़ का वैल्यूएशन कर सके, उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है ये पॉलिसी लेने के लिए, बर्गलरी पॉलिसी लेने के लिए। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्कल्पचर जो होता है वो तो पत्थर का टुकड़ा ही होता है, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो वो नेग्लिजिबल है, लेकिन उसकी जो सेंटिमेंटल वैल्यू है, जो पर्सनल वैल्यू है, वो बहुत ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू और इंडेमनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी की जो प्रॉपर्टी है, कपड़े है, बर्तन है या कोई मशीनरी है, वो सब केसेस में मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट या इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा। अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये भी कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन ऐसी जो एंटिक आइटम या ऐसे कोई वैल्यूएबल आइटम जो है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये सब था बर्गलरी इंश्योरेंस के बारे में। काफ़ी चीज़ आपको नई सीखने को मिली होगी आई थिंक। वैल्यूड पॉलिसी के बारे में या फ्लोटर पॉलिसी के बारे में आपको शायद ही कुछ पता होगा कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास पॉलिसी के बारे में हमने देखा कि कैसे हम टोटल जो सम इंश्योर्ड है उसका कुछ ही परसेंटेज रिस्क को हम कवर करके पॉलिसी ले सकते हैं और डिस्काउंट हम पा सकते हैं। डिक्रेशन पॉलिसी के बारे में हमने बात की कि अगर कोई कोई जो माल है जिसका जो स्टॉक है वो अप डाउन होता रहता है बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर, तो उसको डिक्रेशन पॉलिसी दे के कैसे उनको फ़ायदे में हम ला सकते हैं कस्टमर को, इसके बारे में हमने बात की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे आप ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।